एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयोजित की जा रही कक्षा में स्वागत है। बेटा, आप लोगों को जो पेपर है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट पेपर 5th A, उनके लिए ये प्रेजेंटेशन है। पहला चैप्टर वेक्टर्स और मैट्रिसेस का है, जिसमें शुरुआती टॉपिक्स शुरू के टॉपिक्स वेक्टर 1 एक मैडम द्वारा ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। वेक्टर 2 यहां से मैं टेकअप कर रहा हूं। वेक्टर 2 इस प्रेजेंटेशन में हम एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन केमिस्ट्री के ऊपर बात करें। जहां तक यूजीसी और बोर्ड ऑफ स्टडीज की हम बात करें तो इस पेपर के माध्यम से केमिस्ट्री के एमएससी केमिस्ट्री के वो स्टूडेंट्स, वो छात्र जिनके पास ग्रेजुएशन में स्नातक स्तर पर बायोलॉजी थी, उनके लिए एक फर्स्ट हैंड नॉलेज देने के लिए यह पेपर रखा हुआ है। इसमें आप मैथमेटिक्स के मास्टर नहीं बन रहे, लेकिन आपको इतना आना चाहिए, इतना अपेक्षा की जाती है कि जो आप केमिस्ट्री के उपयोग का गणित है, केमिस्ट्री में जो उपयोग में आने वाला मैथमेटिक्स है, उतना आप समझ लें। तो इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। ये प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा जो बनाई गई, मेरा नाम फ्लैश हो रहा है, डॉक्टर किशोर अरोड़ा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दतिया में मैं प्राध्यापक हूं। इस प्रेजेंटेशन में जैसे इस स्लाइड में दर्शाया है, फ्लैश हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेक्टर कैलकुलस के बारे में बात होगी। वो फार्मूले जिनसे परिचय मैं समझता हूं आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर वेक्टर्स का केमिस्ट्री में उपयोग, वेक्टर्स का केमिस्ट्री में क्या उपयोग है उसके उदाहरण के साथ, जैसे वेक्टर्स का डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने में उपयोग है। वेक्टर्स का एंगुलर मोमेंटम, चाहे वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो, उसकी एस्टिमेशन में उपयोग है। इन अनुप्रयोगों को लेते हुए, इन एप्लीकेशंस को लेते हुए वेक्टर्स का केमिस्ट्री में डायरेक्ट किस तरीके से उपयोग, उस पर चर्चा करें। प्रेजेंट स्लाइड जो आपके सामने है, इसमें वेक्टर कैलकुलस से संबंधित कुछ सूत्र दर्शाए गए। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर से परिचय, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया, एक मैडम के द्वारा वेक्टर 1 में कवर कर लिया गया है। यह स्लाइड आपको थोड़ा सा परिचय दे रही है किससे, वेक्टर कैलकुलस के बारे में। इसके डिटेल में ना भी जाएं तो भी इन सूत्रों पर, इन फार्मूले पर आपको ध्यान देना है। पहला इसमें देखिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। डेल ऑपरेटर लिखा हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं या आप पढ़ रहे होंगे, उसमें डेल स्क्वायर ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर के बारे में जिक्र आता है। यहां मैं डेल स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, ये डेल ऑपरेटर। डेल इज डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे, डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के। ये हम जानते हैं। अगर पिछली क्लास आप लोग
ने देखी होगी, आई जे के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से ग्रेडियंट डेल इंटू एफ, मतलब ये वेक्टर के साथ डाइवर्जेंस, अगर इसमें सीधा वेक्टर लगा दें तो ग्रेडियंट निकल आएगा, डाइवर्जेंस उसका डॉट प्रोडक्ट, ये डेल ऑपरेटर भी अपने आप में वेक्टर और उसके वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो डाइवर्जेंस, और अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए, ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पिछले प्रेजेंटेशन में जो मैडम ने टेकअप किया था, वेक्टर के दो प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें कवर किया हुआ पिछले प्रेजेंटेशन में। और डेल स्क्वायर मतलब लैप्लेशियन ऑफ स्केलर ए, ये इसका सूत्र डेल स्क्वायर ए से है। इस स्लाइड में इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यदि f वेक्टर है, f1 f2 f3 उसके वैल्यूज और ij के यूनिट वेक्टर्स एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में, डेल आपको पिछली में स्लाइड में समझाया। अब डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होगा, ये नीचे सूत्र दिए हुए हैं। डॉट प्रोडक्ट डेल f1 अपॉन डेल एक्स, डेल f2 अपॉन डेल वाई, डेल f3 अपॉन डेल जेड, और कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट जो है आई जे के मतलब डिटर्मिनेंट से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये डिटर्मिनेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। ये थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस के उन फार्मूलों से, इन सूत्रों से परिचय कराने के बाद आने वाली अगली स्लाइड्स में मैं आपसे यह चर्चा करूंगा कि वेक्टर्स या सादिश द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करने में, डाइपोल मोमेंट को एस्टिमेट करने में किस प्रकार सहयोगी उपयोगी हो सकते हैं। जैसा हम जानते हैं, ग्रेजुएशन या उससे पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट, उसको अगर हम P से दर्शाएं, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सादिश है, उसको Q और D के गुणन से, उसके मल्टीप्लिकेशन से, उसके गुणन से प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां Q है चार्ज, इस स्लाइड में दर्शाया हुआ है नीले से नेगेटिव चार्ज, लाल से पॉजिटिव चार्ज, और D उन दोनों का डिस्टेंस, मतलब डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण आवेश और जिस दूरी से दोनों आवेश आपस में एक दूसरे से दूर स्थित हैं, उनका डिस्टेंस, उनका गुणन, उसका मल्टीपल, उसका वेक्टर प्रोडक्ट, आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट, इसकी इकाई हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा, डिबाई से या कूलम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। अब डाइपोल मोमेंट को ज्ञात करने में, उसकी एस्टिमेशन में वेक्टर्स अलजेब्रा या वेक्टर्स का क्या रोल है, क्या उपयोग है, इस पर आगे जो प्रदर्शित, आगे जो आने वाली स्लाइड्स हैं उन से आपको स्पष्ट होगा, आगे जो प्रदर्शित की हुई है। इस स्लाइड में उदाहरण लिया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का, जल अणु। डाइपोल मोमेंट किसी भी अणु में प्रदर्शित क्यों होता है? डाइपोल मोमेंट किसी भी अणु में उसके परमाणुओं के मध्य जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, उसके कारण उत्पन्न होता है। मीन्स डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण that arises because of difference in electronegativities of combining atoms in a molecule। जैसे इस स्लाइड में वाटर मॉलिक्यूल का, जल अणु का उदाहरण दिया है। इफ वी सी, यदि हम देखें
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक रहती है। देयरफॉर तो क्या होगा, इट कैन अट्रैक्ट, ऑक्सीजन कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन जो सहसंयोजक बंध में युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, HOH बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने में ज्यादा प्रदर्शन करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप इट अटेन्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन अटेन्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज हाइड्रोजन पर और ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन पर आता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड मोमेंट्स वेक्टर्स में अराइजेस, जिसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होते हैं जो H से O की ओर दिशा लिए होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन और सादिश के वेक्टर के एडिशन के नियमों के अनुसार ये म्यू वेक्टर टोटल डाइपोल मोमेंट जिस दिशा में होता है, इस स्क्रीन और इस स्लाइड में स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण इस स्लाइड में दिखा रखे हैं। जैसे HCl, HCl में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होगी। तो क्लोरीन अपनी ओर हाइड्रोजन की तरफ से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो नेट डाइपोल इस तरीके से हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर प्रदर्शित होता है। अगला अणु जो है BCl3 या BF3 भी आप ले सकते हैं। इस स्लाइड में काले जो सादिश, काले जो वेक्टर्स दिखाए हैं वो बॉन्ड मोमेंट्स है, और रेड कलर से जो दिखाए हैं वो डाइपोल मोमेंट्स है। तो BCl3 या BF3 में तीनों वेक्टर्स इस तरह से हैं कि उनका आपस का रिजल्टेंट, आपस का जो निष्कर्ष वेक्टर है वो 0 आता है। तो इस अणु में BF3 या BCl3 में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। बॉन्ड मोमेंट है 3, डाइपोल ना होकर उत्पन्न नहीं होता, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला अणु CH2O, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका अगर उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड मोमेंट्स जो ब्लैक वाली है हाइड्रोजन से कार्बन की ओर और कार्बन से ऑक्सीजन की ओर, अल्टीमेटली नेट डाइपोल जो है वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इनमें सब में है उसकी ओर प्रदर्शित होता है, नेट डाइपोल मोमेंट है। इसी प्रकार NH3 अमोनिया का अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें भी ये इसका शेप होती है ट्राइपोड की तरह पिरामिडल, 3 HN बॉन्ड मोमेंट्स नाइट्रोजन की ओर, और अल्टीमेटली नाइट्रोजन से तीनों अगर एडिशन की बात करें, ऐड हो जाएं तीनों वेक्टर्स, तो रेड कलर से टोटल डाइपोल मोमेंट वेक्टर दिखाई हुई। CCl4 में BCl3 या BF3 की तरह चूंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, सारी बॉन्ड मोमेंट्स एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी, तो नो नेट डाइपोल मोमेंट, तो मतलब कुल डाइपोल मोमेंट शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार CHCl3 में Cl कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ब्लैक कलर से मोमेंट वेक्टर जो दिखा रखी हैं बॉन्ड मोमेंट,
वो इंडिविजुअल हैं। उसके बाद नेट डाइपोल मोमेंट रेड कलर से वेक्टर दिखा रखी है। सेम इज द केस जैसे BCl3 या CCl4 का PF5 का, इसमें भी सारी बॉन्ड मोमेंट वेक्टर्स आपस में कैंसिल आउट होंगी PF5 में, और नेट डाइपोल 0। उसी प्रकार अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल SF6 मॉलिक्यूल में भी सारी बॉन्ड मोमेंट वेक्टर्स चूंकि विपरीत दिशा में होंगी तो उनका रिजल्टेंट, उनका निष्कर्ष शून्य आएगा। तो इस स्लाइड से देखने के बाद हमें यह स्पष्ट होता है कि वेक्टर्स का सिंपल एडिशन के आधार पर, सिंपल अलजेब्रा लगा करके हम डाइपोल मोमेंट की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और एग्जांपल और उदाहरण दिया है, ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं। एक ये कौन से हैं? ब्यूटीन के सिस और ट्रांस आइसोमर। एक में नेट डाइपोल होगा, दूसरे में नेट डाइपोल शून्य हो जाए। ट्रांस वाले में दोनों बॉन्ड मोमेंट विपरीत दिशा में है, नेट रिजल्टेंट 0। और सिस वाले में ये दोनों एक ही दिशा में है वेक्टर्स, बॉन्ड मोमेंट वेक्टर्स, तो ऐड होकर के इनका कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, कुछ निष्कर्ष डाइपोल मोमेंट होगा। उसी प्रकार आगे और देखें तो ये फ्यूरॉन, थायोपीन और आपके क्या कहते हैं नाइट्रोजन वाले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनके बॉन्ड मोमेंट्स और डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के साथ प्रेडिक्ट किए हैं। नीचे वैल्यूज दे रखी हैं, 1.73 डिबाई, 1.90 डिबाई, ये सारी वैल्यूज नीचे दे रखी हैं कि इनमें बॉन्ड मोमेंट के और साथ साथ वेक्टर डाइपोल मोमेंट भी होंगे। इसी प्रकार अगर बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स को देखें, बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स को यहां प्रदर्शित किया है। डाइक्लोरोबेंजीन है तीनों, एक पैरा पोजीशन, एक मेटा पोजीशन, एक ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन में एंगल 60 डिग्री का, मेटा पोजीशन में 120 डिग्री का, और पैरा पोजीशन में 180 डिग्री का एंगल। अगर हम पहले पैरा पोजीशन को देखें, ये हम समझते हैं कि क्लोरीन, बेंजीन C6H6 अगर बात करें कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्लोरीन जो इसमें हेट्रो एटम है, जो कार्बन और हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। पैरा वाले में देखें, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में क्लोरीन अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा। बॉन्ड मोमेंट एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर क्लोरीन की तरफ, तो दोनों बॉन्ड मोमेंट्स अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट डाइपोल 0 हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0। जबकि इसमें मेटा वाले में या ऑर्थो वाले डेरिवेटिव में, और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में एडिटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों बॉन्ड मोमेंट्स ऐड होंगे। ऐड होने के पश्चात इनमें दोनों में नेट डाइपोल मोमेंट शून्य से अधिक होगा, मतलब शून्य नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू होगी। इसके बाद कुछ एक स्लाइड्स में एक उदाहरण और लेते हुए और आपको स्पष्ट करने के लिए कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम पढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम को ज्ञात करने में भी वेक्टर्स का योगदान है। वेक्टर्स जो हम इस पेपर में पढ़ रहे हैं, उसमें एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन किस तरीके से थोड़ा सा अंदाज लगाते हैं, एस्टिमेशन कैसे करते हैं, इस आगे वाली स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं। एंगुलर मोमेंटम बाय डेफिनेशन क्या होता है, इसको L से या I से प्रदर्शित करते हैं, R क्रॉस प्रोडक्ट P। P क्या है? लीनियर मोमेंटम। R आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, R जो जिस R मतलब जिससे, R वो पोजीशन वेक्टर जिससे आपका पॉइंट या जिससे आप जिसका मोमेंटम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट। अगर हम एटॉमिक लेवल में बात करें तो वो ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप के एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं।
एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये दिखा रखे हैं Lx, Ly, Lz अलग अलग, और R जैसे इसमें दिखा रखा है। ये R क्या है, तो कैसे निकालते हैं, R पोजीशन वेक्टर xi, yi प्लस z के ij के पोजीशन वेक्टर्स हैं x, y और z डायरेक्शंस में, और P जो लीनियर मोमेंटम है वो pxi प्लस pyj प्लस pz के, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, जिसको इस डिटर्मिनेंट से जो इसमें प्रदर्शित किया है इससे दर्शाते हैं। जब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो Lx, Ly, Lz तीन कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के आपके आएंगे ypz माइनस zpy, xpz माइनस zpx, xpy माइनस ypx। डिटर्मिनेंट को जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके से वेक्टर जो मिलेगी Lxi, Lyj प्लस Lz के, वो ये तीन अलग अलग Lx, Ly और Lz को लिए हुए ये इक्वेशन में भी दिखाई है, और नीचे Lx, Ly, Lz तीन कंपोनेंट इस तरीके से यहां प्रदर्शित किए हैं। एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जहां तक बात करें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को इससे प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र आपको, ये फार्मूला आपको यहाँ पे इस स्लाइड से क्लियर है। L इंटू एल प्लस वन अंडर रूट एच क्रॉस जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में लेते हैं h अपॉन 2 पाई, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, L इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स का उपयोग एंगुलर मोमेंटम एस्टिमेशन में भी। ये LZ अगर ऑपरेटर की बात करें, ये क्वांटम मैकेनिक्स के डिटेल में मैं यहां नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको उसकी झलक, उसके ग्लिम्पसेस दे रहा हूं, वो फिजिकल केमिस्ट्री में कवर अप होती है। LZ के तीन कंपोनेंट M L-1 लेते हुए, ML0 लेते हुए और ML+1 लेते हुए, मतलब ये p ऑर्बिटल का एक किस्म से केस है। तो इससे तीन आपके वेक्टर LZ के तीन कंपोनेंट ये शो कर रखे हैं रेड से अलग अलग। LZ अपना तीन ओरिएंटेशन इसके वेक्टर, ओरिएंटेशन पॉसिबल आप ऐसे भी कह सकते हैं, या तीन कंपोनेंट्स इसके इस तरह प्रदर्शित किए जाते हैं। इसी प्रकार आगे अगर L इक्वल टू 2 ले लें तो भी LZ या आपके जो L1, L2 ये -2, -1, 0, +1, +2 को लेते हुए ये पांच कंपोनेंट्स हो गए। ये डी ऑर्बिटल वाला केस है, उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस प्रकार है, और आपका टोटल जो L है वो √6 h क्रॉस h अपॉन 2 पाई, यहां पर ये L बराबर 2 के मान रखते हुए ये प्रदर्शित किया हुआ है। ये स्क्रीन वही दोबारा, इसका अगर L निकालेंगे टोटल L तो √2 × 2 + 1 h क्रॉस, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो अब पिछली स्लाइड में प्रदर्शित की है। 2 + 1 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो √6 h क्रॉस। ये आपकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये भी वेक्टर है। एक इलेक्ट्रॉन स्पिन वो भी वेक्टर की तरह ही प्रदर्शित होती है। उसके ms वैल्यूज या +½ या -½ जूनियर क्लासेस में कई बार हम इसको देख चुके, पढ़ चुके। क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसको आपने प्रीवियस में अभी पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे। इसके भी दो कंपोनेंट आपके जो है ये इस तरीके से रेड वेक्टर से प्रदर्शित किए हैं। तो इसका भी अगर वैल्यू चाहे +½ -½ रखें तो अगर इसका टोटल स्पिन वैल्यू की बात करें तो वो भी √3/2 h क्रॉस से प्रदर्शित। इसके बाद इस स्लाइड में आपको ये दिखा रखा है, ये प्रदर्शित किया है कि आगे अगर आपको टेकअप करना हो, देखना हो तो कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं। एक बुक हमारी अपनी है, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री, दो ऑथर्स हैं, मैं खुद और एक मैडम पूनम सिन्हा, और
मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट प्रगति प्रकाशन, जहां से, और शॉम सीरीज एडवांस मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। कुछ एक प्रश्न जैसा कि फॉर्मेट हमारा विभाग का, उच्च शिक्षा विभाग का, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का तय है, उसके आधार पर कुछ एक प्रश्न यहां पर टेकअप किए गए हैं, जिनके मतलब थोड़ा सा अपन 4-5 क्वेश्चन हम करके देखें, इससे अपने आप को एसेस करें हमने इसमें अभी क्या समझा। पिछली प्रेजेंटेशन में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस थे, उसके ऊपर ये पहला प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, if two vectors are denoted by two adjacent sides, अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के दो साथ की दिशाओं से, भुजाओं से प्रदर्शित होती हैं, तो उसका रिजल्टेंट कौन सा होगा। इसमें से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखें अगर, तो अगला देखें। अब बाद में इसका आंसर्स भी दे रखे हैं। उसका आंसर, पहले वाले प्रश्न का आंसर था डायगोनल से, विकर्ण से दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, BF3 के प्रकरण में डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड मोमेंट वेक्टर्स, ध्यान रखें डाइपोल मोमेंट की बात नहीं, बॉन्ड मोमेंट वेक्टर्स BF3 मॉलिक्यूल जो भी हमने डिस्कस किया था, BCl3 मॉलिक्यूल, उसके केस में कहां से कहां की दिशा में होंगे, F से B की ओर। ये ध्यान रहे कि मोमेंट का डायरेक्शन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है, तो इसका आंसर फ्रॉम B टू F होना चाहिए। लाइज ऑन B, B के ऊपर नहीं होगा, आउटसाइड द मॉलिक्यूल हो नहीं सकता। अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर इन केस ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये केस भी ये डिस्कस किया है अभी आपके साथ, अभी इसी प्रेजेंटेशन में, कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में कुल डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। उसमें था कि जब दोनों सादिश, दोनों बॉन्ड मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट दिशा में होंगे, तो नेट डाइपोल 0 हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0, मतलब सी इसका ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम इज कौन सा प्रोडक्ट है। पिछले प्रेजेंटेशन में मैडम ने 2 प्रकार के प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट समझाए, बताए आपको वेक्टर अलजेब्रा में। तो एंगुलर मोमेंटम L और R, मतलब L जो है P और R लीनियर मोमेंटम, और R वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट है। इज इट अ डॉट प्रोडक्ट, इज इट अ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरमीडिएट या फाइनल। तो इसमें से अपने को सही ऑप्शन चुनना है। हमने इसी प्रेजेंटेशन में देखा अभी कि एंगुलर मोमेंटम 2 R और P वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, R और P वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो इसका आंसर होगा क्रॉस, मींस ए वाला ऑप्शन। इसी तरीके से यह प्रश्न है कि अगर L बराबर 2 हो, ये भी अभी इसी प्रेजेंटेशन में हमने देखा, L 2 हो तो कितने कंपोनेंट्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के होंगे। ध्यान करें, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के अगर L 1 होगा तो +1, 0, -1, और इसके आपके रिलेटेड ML वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2, तो कुल कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे ये हमको देखना है। ये चित्र से भी, एक डायग्राम से भी अभी प्रदर्शन इसका किया था, अभी समझाया था, अभी टेकअप किया था। तो L अगर 2 है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम √2 और विद इन ब्रैकेट 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज h क्रॉस मींस √6 h क्रॉस, ये भी डिस्कस किया था। और L अगर 2 है तो ML वैल्यूज के आधार पर इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए। जैसे अभी आपको, जैसे मैंने बताया, -2, -1, 0, +1, +2 तक 5 उसके अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे।
तो इसका इस प्रश्न का इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ए बी और डी ना होकर के सी मींस ऑप्शन सी 5 होगा। ये आंसर्स आपके जो अभी मैंने 5 क्वेश्चन आपको असेस करने के लिए इसमें इस स्लाइड में आंसर्स पूरे दे रखे हैं। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी। और इसी तरह की प्रेजेंटेशंस भी मौका मिला तो हम डिस्कस करेंगे। अगला हमारा टाइटल रहेगा मैट्रिक्स, जो आपके यूनिट 1 का ही हिस्सा है, मैट्रिक्स से परिचय। और उसके बाद मैट्रिसेस इन केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में मैट्रिसेस का उपयोग। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।